जय हिंद। हम लोग जानेंगे आज संसद के काल के बारे में। ठीक है, संसद में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर प्रश्न पूछने का टाइम पीरियड क्या रहता है। तो समझते हैं ध्यान से। देखिए, प्रश्न जो पूछे जाते हैं संसद में, वो प्रश्न पूछने का टाइम पीरियड होता है 11 से 12 तक का। ठीक है, प्रश्न आप पूछ सकते हैं 11 से 12 के बीच में। ओके, उसमें भी कौन से प्रश्न पूछ सकते हैं? मौखिक डायरेक्ट पूछ सकते हैं, उसे बोलते हैं तारांकित प्रश्न। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछ सकते हैं तो उसे बोलते हैं तारांकित प्रश्न। और इनडायरेक्टली अगर क्वेश्चन पूछ सकते हैं पीडीएफ दे के, या फिर कोई पीडीएफ करा के, या फिर कोई फाइल से उठा के अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप, तो वो आप बोल सकते हैं वो तारांकित प्रश्न, मतलब लिखित प्रश्न बोल सकते हैं। ठीक है, वो तारांकित को लिखित बोला जाता है और तारांकित को वो लिखित बोला जाता है। ठीक है, इसमें आप मौखिक पूछ सकते हैं। तो प्रश्न पूछने का जो टाइम पीरियड होता है ये 11 से 12 तक का होता है। इसमें प्रश्न पूछने के पहले जो है वो 10 दिन पहले ही इसकी सूचना उसे दे दिया जाता है। ठीक है, कि आपसे 10 दिन पहले आपको सूचना देते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, इसमें एक व्यक्ति से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक व्यक्ति से 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और टोटल जो प्रश्न पूछे जाते हैं मौखिक में, टोटल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, और एक बात और है, तारांकित में आप 230 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें तो लिखित पूछा जाता है, लिख के आपको पूछने का अधिकार हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है 12 से 1 तक का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है शून्यकाल। शून्यकाल में आप बहस कर सकते हैं, ठीक है, लड़ाई कर सकते हैं संसद भवन में, मतलब संसद में बैठ के। ठीक है, तो इसे बोलते हैं शून्यकाल। प्रश्न उसने अगर हो जाता है तो फिर 12 से 1 दिया जाता है शून्यकाल, और शून्यकाल में आप लड़ाई करिए, बहस करिए। ठीक है, तो इसमें कोई नियम कानून होता नहीं है। ओके, 12 से 1 में बाकी प्रश्न पूछने के दौरान नियम कानून को फॉलो किया जाता है, ये बात याद रखिएगा। 1 से 2 होता है नाश्ता करने का टाइम, नाश्ता वास्ता करिए। ठीक है, उसके बाद फिर 2 से 6 के बीच होता है प्रस्ताव पेश करने का पेश। ठीक है, प्रस्ताव पेश कर सकते हैं आप, जैसे कि कार्य स्थगन प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ये सब हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं आर्टिकल देखने वाले हैं हम लोग 98। आर्टिकल 98 में संसद की सचिवालय के बारे में बोला गया है। संसद का एक सचिवालय होगा आर्टिकल 98 के तहत। आर्टिकल 100 में बोला गया है संसद में गणपूर्ति की चर्चा है। कहने का अर्थ यह है 110 संसद में उपस्थित जो है 110 सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक है, ये गणपूर्ति की बात बोली गई है। 101 में क्या बोला गया है कि यदि कोई सदस्य संसद भवन जो सदस्य है, यदि कोई सदस्य 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जाता है, या फिर उसे उसकी सदस्यता से समाप्त कर दी जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखने वाले हैं आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 में क्या बोला गया है? संयुक्त अधिवेशन की चर्चा है। संयुक्त अधिवेशन, ये संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो संयुक्त अधिवेशन जो बुलाता है वो बुलाते हैं राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं। लेकिन इसकी अध्यक्षता जो करते हैं, इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ओके देन, अब समझते हैं ध्यान से संयुक्त अधिवेशन किस परिस्थिति में बुलाया जाता है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन किस परिस्थिति में बुलाएंगे? तो ये इसकी जो परिस्थिति होती है 3 प्रकार की परिस्थिति होती है। पहला क्या होता है कि एक सदन द्वारा पारित कोई विधेयक अगर वो स्वीकार कर दे। कहने का अर्थ ये है एक सदन कोई विधेयक पारित कर दिया, जैसे कि लोकसभा पारित कर दिया और राज्यसभा पारित नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये हो गया कि एक सदन कोई विधेयक अगर पारित कर दिया और दूसरा अगर वो स्वीकार कर दिया, तब आप संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। और दूसरा में क्या बोला गया है कि एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरा सदन अगर 6 माह से अधिक रोक ले तो भी संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। और ये बुलाएगा कौन? तो राष्ट्रपति बुलाएंगे। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। ओके देन, तीसरा कंडीशन क्या है कि एक सदन द्वारा दिया गया सुझाव, अगर राज्यसभा कोई सुझाव दे रहा है और लोकसभा नहीं माना, तब भी आप जो है संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। और ये बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। ओके देन, तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 109। 109 में क्या बोला गया है? संयुक्त 109 में बोला गया है धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान। धन विधेयक के बारे में जो विशेष प्रावधान की बात बोली गई है 109 आर्टिकल में बोला गया है। ओके देन, धन विधेयक जो है, इसमें प्रावधान की बात क्या बोली गई है? धन विधेयक जो है पहले लोकसभा में ही प्रारंभ होता है। ठीक है, राज्यसभा
इसे 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकता है। ठीक है, धन विधेयक लोकसभा से प्रारंभ होता है और राज्यसभा इसे 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकता है। ठीक है, ये विशेष प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 9 के तहत। आर्टिकल 110 में क्या बोला गया है, धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की परिभाषा में क्या है कि पहले जो है धन विधेयक ये लोकसभा में ही जाता है, पहले लोकसभा में ही जाएगा। इस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि कहने का अर्थ ये हो गया 109 में है धन विधेयक का विशेष प्रावधान, 110 में धन विधेयक की परिभाषा में क्या बोला गया है कि धन विधेयक जो है लोकसभा में ही प्रारंभ होगा और राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही प्रारंभ होगा, क्योंकि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही धन विधेयक पेश होता है, मतलब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, यह बात बोला गया है 110 में। ओके, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। 111 में क्या बोला गया है, धन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति। धन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति के बारे में बोला गया है। इसी में राष्ट्रपति को वीटो पावर शक्ति दिया गया है आर्टिकल 111 के अंतर्गत। वीटो पावर शक्ति हम पढ़ा दिए हैं आप लोग को। इसमें होता है अत्यंतकारी वीटो का प्रयोग करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, लेलमकारी वीटो का प्रयोग करते हैं, जेबी वीटो का प्रयोग करते हैं। किस आर्टिकल के तहत, 111 आर्टिकल के तहत। लेकिन वर्तमान में जो है अत्यंतकारी वीटो का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि ये हटा दिया गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 112 आर्टिकल में क्या बोला गया है, बजट का प्रावधान है। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण एवं बजट के प्रावधान की बात जो बोली गई है वो बोली गई है आर्टिकल 112 में। ओके देन, आर्टिकल 114 में क्या बोला गया है, विनियोग विधेयक की परिभाषा है। विनियोग विधेयक का अर्थ यह हो गया, जब तक संसद में विनियोग विधेयक पारित नहीं हो जाए तब तक जो है संचित निधि से कोई भी धन नहीं निकाल सकता है। ठीक है, जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं हो जाए संसद में तब तक धन कोष से धन नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए आर्टिकल 114 में ही बोला गया है कि धन कोष मतलब कि राष्ट्र कोष का रक्षक किसे बोला गया है, तो संसद को बोला गया है। किसे बोला गया है, तो संसद को ही राष्ट्र कोष का रक्षक बोला गया है। ओके देन, क्योंकि इसकी अनुमति से आप धन नहीं निकाल सकते हैं, ये बात बोली गई है आर्टिकल 114 में। 116 में बोला गया है लेखानुदान के बारे में। ओके देन, 114 में बोला गया है वित्त विधेयक के बारे में। वित्त विधेयक की परिभाषा अगर बोलेगा आपसे तो 117 में बोला गया है वित्त विधेयक की परिभाषा। ओके देन, 123 में बोला गया है राष्ट्रपति का अध्यादेश। राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। राष्ट्रपति का अध्यादेश की जो शक्ति है आर्टिकल 123 में बोला गया है, और अधिकतम जो होती है अध्यादेश की अवधि ये 6 माह की अवधि होती है। और किंतु अगर सत्र प्रारंभ हो जाए तो 42 दिन ही इसकी अवधि होती है। ठीक है, इसे फिर से समझिए। राष्ट्रपति 123 आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करता है, लेकिन ये 6 माह तक लगाया जा सकता है। लेकिन इससे पहले या इसके बीच में सत्र अगर प्रारंभ हो जाए, सत्र मतलब क्या, वही हो गया बजट सत्र, मानसूनी सत्र, शीतकालीन सत्र जो पढ़ाए थे ना, वही बात बोला गया है इसमें कि अगर सत्र प्रारंभ हो जाए तो अध्यादेश 6 माह की नहीं बल्कि 42 दिन की ही रहती है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अध्यादेश जो लगाया जाता है मंत्री के सलाह पे ही अध्यादेश आता है। ओके, और इसे कितनी बार भी लगाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हम देखने वाले हैं आर्टिकल 124 देखने वाले हैं। आर्टिकल 124 में जो है सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा है, और सुप्रीम कोर्ट जो लिए हैं कहाँ से लिए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा लिए हैं हम लोग USA के संविधान से लिए हैं। ओके, और यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का अगर न्यायाधीश आपको बनना है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का अगर जज बनना है, आपको न्यायाधीश बनना है, तो इसकी योग्यता के बारे में बोला गया है कि पहले तो आपकी योग्यता होना चाहिए या तो हाई कोर्ट में आप 10 साल वकील रहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट में आप 10 साल वकील रहिए। ठीक है, तब भी आप सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक हैं। ओके, या फिर हाई कोर्ट में आप 5 साल जज रहिए और राष्ट्रपति की नज़र में कानून का अच्छा जानकार रहिए, तब जो है आप सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जज की जो बारे में बोला गया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो बोला गया है किस आर्टिकल के अंतर्गत बोला गया है, तो 124 आर्टिकल के अंतर्गत ये बात बोला गया है। ओके देन, और इसे लाए कहाँ से हैं सुप्रीम कोर्ट, तो इसे लाए हैं अमेरिका के संविधान से। ओके देन, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप लोग को अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।